नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्रवों की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स और इनकी थ्योरीज के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। द्रवों की संरचना की यदि हम व्याख्या करें या करना चाहें तो दो सिद्धांत हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम द्रवों की संरचना के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। एक है बर्नौली का सिद्धांत और दूसरा है आयरिंग का सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं जो कि द्रवों की संरचना की व्याख्या कर सकते हैं या जिनके आधार पर की गई। बर्नौली की थ्योरी पुरानी थी, उसके बाद आयरिंग की थ्योरी आई। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि ठोस पदार्थों में जो अणुओं की व्यवस्था है वो हम जानते हैं कि नियमित होती है। अर्थात जैसे एक अणु के ये रहा, ठीक है, एक अणु है और इस अणु के चारों तरफ हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अणु लगा सकते हैं। अणु गोल होते हैं और किसी एक पदार्थ के सभी अणु इनका साइज बराबर होगा। तो यदि आप स्वयं भी देखना चाहें तो यदि समान आकार की बॉल हैं तो एक बॉल के चारों तरफ हम 6 बॉल्स लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यदि और बॉल्स एक दूसरे के साथ अटैच करते रहें जिससे कि उनका जो सरफेस है वो टच होता रहे, तो आप पाएंगे कि हर बॉल के चारों तरफ 6 बॉल आपको मिलेंगी। कोई सी भी हम बॉल उठा लें, ये बॉल भी ले लें, यदि हम इस बॉल को भी ले लें तो इसके चारों तरफ भी हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 बॉलें मिलेंगी। तो समान आकार की बॉल हैं तो एक बॉल के चारों तरफ हम 6 बॉल लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से एक अणु के चारों तरफ 6 अणु मौजूद रहेंगे और क्लोज्ड पैक संरचना ये सॉलिड्स में हमको देखने को मिलती है। लेकिन यही आप यदि इस एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ या एक बॉल के चारों तरफ 5 मॉलिक्यूल्स लगाएं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया या एक बॉल हो गई, इसके चारों तरफ 1, 2, 3, 4 और 5 बॉल लगाएं, तो ये बॉल्स आपस में टच नहीं करेंगी। सेंटर वाले मॉलिक्यूल से या बॉल से टच करेगी लेकिन आपस में टच नहीं करेगी, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस रहेगी। और इसी तरीके से यदि हम हर बॉल के चारों तरफ 5 बॉल लगाते चलें तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जहां पर हमें ज्यादा स्पेस मिलेगी। यहां एक बॉल के चारों तरफ 5 बॉल्स लगा रहे हैं लेकिन किसी भी दो बॉल के बीच में इतनी स्पेस नहीं है कि वहां पर एक बॉल या एक अणु फिट हो जाए, यानी आणविक आकार की स्पेस या स्थान वहां पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि हम इसी तरीके की संरचना को यदि या व्यवस्था को आगे चलते चले जाएं, हर मॉलिक्यूल के चारों तरफ 5 मॉलिक्यूल लगाते चले जाएं, तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि काफी ज्यादा स्पेस या स्थान रिक्त रह जाएगा और इतना स्थान होगा कि वहां पर एक बॉल या एक अणु आराम से फिक्स हो जाए, अर्थात आणविक आकार की रिक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो हमारा क्रम था वो टूट जाएगा। यहां पर सॉलिड में कोई क्रम नहीं टूटेगा। यदि हम यहां पर एक बॉल के चारों तरफ 6 बॉल्स लगा रहे हैं तो 20 बॉल आगे भी वही संरचना हमको मिलेगी, एक बॉल के चारों तरफ 6 बॉल्स। इसे हम कहेंगे दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परास का क्रम, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो कि हमको सॉलिड में मिलता है। लेकिन लिक्विड्स में जहां पर हम कह रहे हैं कि एक के चारों तरफ हमने 5 बॉल लगाई हैं तो वो कुछ देर बाद या कुछ दूरी के बाद हमारे पास
आणविक आकार की रिक्ति मिल जाएगी, यानी हम कह सकते हैं वो जो व्यवस्था का क्रम था वो टूट जाएगा और एक अव्यवस्था सी बन जाएगी। गैसों में किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं होता, यहां पर अणु काफी दूर दूर होते हैं। तो ठोसों में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, गैस में किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है, और लिक्विड्स में शॉर्ट रेंज या लघु परास में क्रम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो इनका क्रम है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस सॉलिड जिसमें कि हमने एक के चारों तरफ 6 बॉल्स लगाई हैं, इसमें से यदि हम एक कण को, एक अणु को या एक बॉल को बाहर निकाल दें तो व्यवस्था का क्रम हमारा टूट जाएगा और वो सॉलिड द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर व्यवस्था का क्रम आगे जाके टूट रहा है। ठीक है, तो लिक्विड में हमें दीर्घ परास में कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जरा सी अव्यवस्था पैदा होते ही सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। तो इनफैक्ट गलनांक बिंदु पर यही होता है कि जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तब उसमें व्यवस्था रहती है, लेकिन एक निश्चित तापमान पर एक अणु उस व्यवस्था के क्रम को छोड़कर चला जाता है और वो एक अव्यवस्था को पैदा कर देता है, उत्पन्न कर देता है, और वो अव्यवस्था इतनी तेजी से फैलती है कि वहां पर उस बिंदु पर हमें द्रव प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने का क्रम है वो उस पर्टिकुलर तापमान पर हमें देखने को मिलेगा। तो लघु परास में हमें व्यवस्था देखने को मिलेगी लिक्विड्स में, गैसीय अवस्था में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था का क्रम नहीं है, सारे अणु सारी दिशाओं में गतिमान करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बर्नेल ने एक दीर्घ परास व्यवस्था के आधार पर द्रवों की संरचना को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी आई आयरिंग की थ्योरी। आयरिंग ने द्रवों की संरचना के लिए एक मुक्त आयतन या फ्री वॉल्यूम की परिकल्पना दी और उसने कहा कि हर द्रव में लगभग 3% स्थान रिक्त है, और रिक्त है इसीलिए द्रव कुछ हद तक, यानी उतना ही 3% तक संपीड़ित हो पाते हैं। तो वो 3% स्थान द्रवों में थोड़ा सा रिक्त है, और ये रिक्त स्थान आणविक आकार का है, यानी आणविक आकार की रिक्तियां द्रव में मौजूद रहती हैं। इस रिक्तियों को भी आप मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर साइज की है, और ये रिक्तियां पूरे द्रव में घूमती रहती हैं। जैसे द्रव के कण घूमते रहते हैं वैसी वो रिक्तियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं। द्रव के ऊपर वाष्प अवस्था होती है जिससे वाष्प दाब बनता है। उस वाष्प अवस्था में क्या होता है, वाष्प अवस्था में द्रव के कण कम हैं और रिक्तियां ज्यादा हैं, यानी वहां पर घनत्व कम है, रिक्तियों का घनत्व अधिक है, और द्रव में रिक्तियों का घनत्व कम है और अणुओं का घनत्व अधिक है। अर्थात इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि द्रव में अधिकांश अणु हैं और उनके बीच में आणविक रिक्तियां हैं, जबकि वाष्प में अधिकतर स्थान रिक्त है, यानी रिक्तियां हैं और कुछ कण मौजूद हैं, यानी उल्टा है। और जब हम इसको गर्म करते हैं किसी भी द्रव को, तब जल में से या उस द्रव में से कण निकलकर वाष्प में चले जाते हैं, अर्थात वाष्प में कणों की संख्या बढ़ती चली जाती है और रिक्तियों की संख्या कम होती चली जाती है।
दूसरी तरफ द्रव में क्योंकि कण निकलकर बाहर जा रहे हैं तो रिक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और कणों की संख्या कम होती रहती है। और एक तापमान ऐसा आता है जबकि द्रव और वाष्प इन दोनों का घनत्व आपस में बराबर हो जाता है, वो हमारी साम्यावस्था कहलाती है। और वहां पर हमारा एक औसत घनत्व होता है जो कि स्थिर रहता है, लेकिन फिर भी वो ताप पर निर्भर करता है इस इक्वेशन के आधार पर, जिसे हम रेखीय गैस का नियम कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अणु ज्यादा हैं, रिक्तियां कम हैं, यहाँ पर रिक्ति स्थान ज्यादा है यानी रिक्तियां ज्यादा हैं और कण कम है। और जब अणु निकलकर यहाँ से यहाँ तक पर जाएगा तब यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर अणुओं की संख्या कम होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से बर्नौली का सिद्धांत और आयरिंग का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत के द्वारा हम किसी द्रव की संरचना को बता पाते हैं। और जो रिक्त स्थान है द्रव में, उस रिक्त स्थान से जस्ट पास वाले अणु, क्योंकि रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान है तो अर्थात वो अपने आप को ऐसा महसूस करेगा जैसे कि वो गैस में है, क्योंकि उसके आसपास दूसरा अणु नहीं है। और दूसरा जो स्थान है जहां पर अणु है वहां पर वो अपने आप को ऐसा महसूस करेगा जैसे कि ठोस है। इसीलिए द्रव में ठोस और गैस दोनों तरीके के बिहेवियर या गुणधर्म पाए जाते हैं। यानी यदि थोड़ा सा मैथमेटिकल यदि इसको देखें, यदि ठोस का आयतन Vs है और द्रव का Vl है, तो ठोस से जब हम द्रव में परिवर्तित करेंगे तब उसके आयतन में वृद्धि होगी और आयतन में वृद्धि कितनी होगी, Vl माइनस Vs, इतना आयतन इंक्रीज कर जाएगा। और यदि हम इसको L से डिवाइड कर दें यानी Vl माइनस Vs अपॉन Vl कर दें तो ये क्या निकलेगा, Vl माइनस Vs रिक्त स्थान है तो ये रिक्त स्थान का अंश बता देगा, ठीक है ना, रिक्तियों के निकटवर्ती अणुओं का अंश बता देगा जहां पर गैस के समान व्यवहार होगा। और Vs अपॉन Vl वो अंश होगा जहां पर ठोस के समान व्यवहार होगा। तो आयरिंग ने अपनी इसी सिद्धांत के आधार पर ऊष्मधारिता का कैलकुलेशन किया, उसने Cv की कैलकुलेशन करी और इस तरीके का एक रिलेशन दिया जहां पर आप देखें वही Vl माइनस Vs अपॉन Vl भी यूज किया और Vs अपॉन Vl भी यूज किया और Cv निकाला। तो इस रिलेशन से जो उसने Cv या ऊष्मधारिता का परिकलन किया वो प्रायोगिक मानों से काफी मेल खाता है और इसलिए हम इस सिद्धांत की पुष्टि कर पाते हैं कि वो जो बर्नौली ने ये इसमें आयरिंग ने जो सिद्धांत दिया है वो सही है। कोई भी सिद्धांत दें और यदि हम उसको प्रायोगिक रूप से किसी तरीके से उसको सिद्ध कर पाए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यूज समान लगभग आ जाएं, तो उस थ्योरेटिकल सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है और वो यहाँ पर आयरिंग के सिद्धांत की पुष्टि हो पाई। तो दो थ्योरीज, बर्नौली का सिद्धांत और आयरिंग का सिद्धांत, ये दो गैसों के लिए विशेष रूप से दी गई।